नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा विद सीताराम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो सेकंड लेसन है वो स्टार्ट किया था और ये सेकंड लेसन का दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षारक एवं लवण वाले लेसन का। तो चलिए आगे देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक है वो धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल हो चाहे क्षारक हो, वो धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और लवण का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं क्रियाकलाप 2.3। चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कर लीजिए, जैसा कि इस डायग्राम में हमें दिखाया गया है इस प्रकार का। ये 2.1 इस प्रकार का हमें क्या करना है, जो उपकरण है वो व्यवस्थित करना है। इसके बारे में आगे है वो बात करेंगे। और उसके बाद है एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 है वो लेना है और दानेदार जिंक, जस्ता या Zn के टुकड़े अपने को डालने हैं। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में इससे प्रवाहित कीजिए, यानी जो गैस उत्सर्जित होगी वो हाइड्रोजन होगी। और साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, हाइड्रोजन गैस की वजह से। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाने पर विस्फोट के साथ क्या होती है, जलती है। जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास अगर ले जाएंगे तो वो क्या है, विस्फोट के साथ जलेगी। आप क्या परीक्षण करते हैं, कुछ अन्य अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए और प्रत्येक स्थिति में इसका परीक्षण है वो समान है या भिन्न है, ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है चित्र 2.1 क्या लिखा है कि दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। जैसे ये परख नली है, ये परख नली हमें दिखाई गई है। इस परख नली के अंदर क्या है, इस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया H2SO4 और दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो इसमें क्या होगा, गैस जो ये जो बुलबुले नजर आ रहे हैं वो कौन सी गैस के होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। और वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलते हुए इस साबुन के विलयन में, ये जो दिखाई दे रहा है ये साबुन का विलयन है, इस साबुन के विलयन में आएगी। और साबुन के विलयन में आने पर यहाँ से ऐसे बुलबुले से निकलेंगे जो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले हैं। ये बुलबुले हैं, ये हाइड्रोजन से भरे हैं। अब इनके पास यदि हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो फट फट या विस्फोट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, दहन होगा। तो देखिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि ये क्या है, परख नली है। इस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, जिंक के टुकड़े डाले और जो ये बुलबुले नजर आए वो कौन सी गैस उत्सर्जित हुई, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस इस प्रवाह नली से होते हुए साबुन के विलयन में आए और ये जो बुलबुले नजर आ रहे हैं ये हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले हैं, हाइड्रोजन है इनमें। और इनके पास यदि मोमबत्ती लेके जाएंगे तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, दहन होगा। यानी इससे जस्ट ऊपर हमने जो क्रियाकलाप पढ़ा है वो ही इसके अंदर दिया गया है। वो है, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और ये एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। यानी इसके अंदर जो अम्ल था, ऊपर वाले 2.3 प्रयोग के अंदर हमने क्या देखा, उसके अंदर अम्ल था, कौन सा अम्ल था, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड था। जिंक मिलाया तो क्या बना, उसमें जो बना ना वो बना जिंक सल्फेट, ZnSO4 का निर्माण हुआ, ZnSO4। और साथ में कौन सी गैस का उत्सर्जन हुआ, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हुआ। तो ये क्या था, अम्ल था, ये धातु था, ये लवण बनाया और साथ में कौन सी गैस मुक्त की, हाइड्रोजन गैस मुक्त की। तो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को है वो इस प्रकार दिखाया गया है। आगे है, आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा जैसे ऊपर हमने प्रयोग किया, जस्ट मैंने अभी बताया था कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था और ये आपस में अभिक्रियाएं करके क्या बनाया, ZnSO4 जिंक सल्फेट का निर्माण किया और प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित की। ये इसकी क्या है, समीकरण है। आगे है क्रियाकलाप 2.4। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए,
एक परख नली ली, उसमें जिंक के टुकड़े रख दिए और 2 ml उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब है NaOH। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। तो 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH कास्टिक सोडा का घोल मिलाकर उसे गर्म करिए और तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए और अपने प्रेक्षण को लिखिए। यानी इसे जो समीकरण रूप में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा NaOH। किस में लिया? जलीय विलयन के रूप में लिया। साथ में क्या मिलाया? जिंक मिलाया, Zn मिलाया, तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा सोडियम जिंकेट बनेगा, यानी Na2ZnO2। Na2ZnO2 ये सोडियम जिंकेट है और प्लस में कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? हाइड्रोजन। इसका क्या लिया गया? AQ लिखा हुआ है ना, ये AQ, इसका मतलब जलीय विलयन। इसके आगे S लिखा हुआ है मतलब सॉलिड अवस्था में। इसके आगे S लिखा हुआ है मतलब ये भी सॉलिड अवस्था में प्राप्त हुआ, और इसके आगे G प्राप्त हुआ है यानी गैसीय अवस्था के अंदर। यानी यदि हम जो कास्टिक सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ यदि जिंक को मिलाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनेगा, यानी Na2ZnO2। ये भी अपने को सॉलिड अवस्था में और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये अभी समीकरण है वो दी है, हमने देख ली है। आगे है, आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। एक विशेष बात और, कि धातु हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करे, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करे, तो अम्ल है वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करे, ये आवश्यक नहीं है। तो ये जो समीकरण लिखी हुई होती है ना आपकी बुक के अंदर, ये सारी प्रयोग आधारित है। ऐसे ही हम अपनी मन से बनाकर कोई समीकरण है वो नहीं लिख सकते, गलत होता है। ये प्रयोग आधारित है। तो इन्होंने ये क्या कह रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कह रखा है कि पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जरूरी नहीं है वो सभी धातुओं के साथ अम्ल अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस से ही बनाए, ये आवश्यक नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट का उदाहरण अगर मैं लेता हूँ वो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर उदाहरण लूँ मैं तो वो है NaHCO3। ये धातु हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बोनेट है, ये धातु है, ये कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट का तो उदाहरण हो गया ये, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का उदाहरण हो गया ये। तो सोडियम क्या है? धातु है, और ये अभी अत्यधिक अभिक्रियाशील क्या है? धातु है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है वो है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं क्रियाकलाप 2.15। क्रियाकलाप 2.15 है वो क्या कहता है? वो कहता है हमें कि दो परख नली लीजिए, दो परख नली लीजिए, एक मिनट रुकिएगा। कहता है कि दो परख नली लीजिए और इन्हें ए व बी से नामांकित कीजिए। परख नली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, और परख नली बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 लीजिए। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी या जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसके अंदर प्रवाहित करते हैं और अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। जैसे इस डायग्राम को देखते हैं, इसके अंदर ये परख नली ले ली और परख नली में क्या डाल दिया? सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 डाल दिया, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके अंदर है वो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो Na2CO3 है ये, Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्सर्जित होती है, और वो उस गैस को किस में डाल दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये CaOH की होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। तो इस परख नली में क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl हमने मिलाया, HCl मिलाया तो उसमें से CO2 गैस निकली। ये जो CO2 गैस है किस में मिला दी गई? बुझे हुए चूने में यानी
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर है ये मिला दी गई। तो इसके अंदर नीचे क्या लिखा है, लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कौन सी गैस, CO2 गैस है, वो गुजारी गई है। आगे देखो इस समीकरण को लिखा किस प्रकार गया है, ये देखिएगा। ये इस समीकरण को लिखा गया है कैसे, परख नली ए के अंदर लिया गया Na2 और क्या मिलाया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया था। हाइड्रोक्लोरिक इन दोनों को मिलाने पर क्या बना, इसमें NaCl बना, साथ में क्या बना, जल बना, और साथ में क्या बना, CO2 बना। तो ये तो था जब सोडियम कार्बोनेट था। सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या किया, उत्सर्जन किया। अब देख लेते हैं हम सोडियम या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका उदाहरण है NaHCO3, ये लिया परख नली में, और साथ में हमने HCl लिया। यदि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, प्लस पानी बनाएंगे और प्लस CO2 का निर्माण करेंगे। तो दोनों में से वही है, उसी का निर्माण हो रहा है। यानी जब ये क्या है, धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करेगा, बनाएगा। सोडियम या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 का निर्माण करेगा। ऑक्साइड गैस को चूने के पानी में, जैसा उस प्रयोग के अंदर हमने देखा था CO2 निकल रही थी, उस CO2 को चूने का पानी या जिसे बुझा हुआ चूना भी हम कहते हैं, उसके अंदर डाल दिया तो क्या बनाया, उसमें बनाया CaCO3। जैसा कि आपको इस समीकरण के, यानी ये क्या है, बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करी तो CaCO3, यानी वापस क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर बना लिया। और ये ही क्या है, यही संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी है। और साथ में किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। यानी यदि हम धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण, जल और CO2 का निर्माण होगा। उसी प्रकार यदि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ध्यान से सुनिएगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो भी हमें लवण, जल और CO2 का निर्माण होगा। इन दोनों के दौरान जो CO2 का निर्माण हुआ है, उस CO2 को यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी या जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसके अंदर यदि CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, जैसा कि इस समीकरण के अंदर दिखाया गया है, तो वापस हमें मिलेगा चूने का पत्थर या संगमरमर का भी ये रासायनिक सूत्र वो बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। उसके बाद है आगे, अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। यदि ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर यह होगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि हम बनाते हैं तो ये चीज़ बनेगी जो क्या है, जल में अविलयशील है। क्या है, अविलयशील है। आगे है वो है चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया यानी चौक, संगमरमर यानी मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्या है, विविध रूप, यानी इसके विविध रूप है। चाहे चूना पत्थर कह दो, चाहे चौक कह दो, चाहे मार्बल कह दो, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर है ना, उसके विभिन्न रूप है। सभी धातु का कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ये इंपॉर्टेंट है, उससे वैसे तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे, CO2 का निर्माण करेंगे और जल बनाएंगे। तो इसको आप है वो थोड़ा अंडरलाइन है कर लीजिएगा, और इसके उदाहरण हमने ऊपर है वो देख लिए हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार है वो व्यक्त कर सकते हैं, जैसा दिया गया है कि धातु कार्बोनेट, जैसे ऊपर इसका अच्छा सा जो उदाहरण है, ये रहा धातु कार्बोनेट, और ये है वो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इनके साथ यदि जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बार बार हम बात कर चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अभिक्रियाएं करके क्या बनाएगी, नमक, लवण, CO2 और जल का निर्माण करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो धातुएं हैं, जो अम्ल है, वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ अगर अभिक्रिया करता है, लवण, जल, CO2 का निर्माण करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छे से समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।